तो सवाल वही है, देश का बजट कितना हिट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। सरकार ने आम लोगों से लेकर नौकरी पेशा समेत हर वर्ग के लिए यह बजट विकास वाला बताया। पीएम मोदी ने बजट को गरीब और मिडिल क्लास की जेब में पैसा डालने वाला बताया है। हालांकि विपक्ष केंद्र सरकार के बजट पर निशाना साध रहा है। आरोप यह कि किसान, महिला, युवा किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं। बजट को लेकर आम लोगों का भी रिएक्शन मिला जुला रहा। टैक्स पर बड़ी राहत मिली है। किसान, महिला, युवाओं को लेकर बड़े ऐलान किए गए। फिर बजट से विपक्ष नाखुश क्यों है? यह भी हो सकता है यह रस्मी परंपरा है। आखिर बजट में क्या कुछ कमी रही, आज इसी पर चर्चा भी करेंगे। पूरी हुई आस, खुश मिडिल क्लास। मुझे तो बहुत अच्छा लगा बजट में। अब थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो चलता ही है। 12 लाख का जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है, तो ये महिलाओं के लिए ही सारे उद्यमों के लिए बहुत खुशी की बात है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। छप्पर फाड़ ऐलान, मचा सियासी घमासान। आज वित्त मंत्री जी ने किया है, एक ऐतिहासिक बजट है, आम जनता को खुश करने वाला बजट है। हर वर्ग परेशान है, किसानों को 1 रुपए की सहायता नहीं है। इसका लाभ भी मध्य प्रदेश को मिलेगा और हमने तो अपना अभियान लगाया हुआ है पिछले समय से। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने ऑलरेडी की हुई है और इस साल को तो उद्योग वर्ष के रूप में ही हमने डिक्लेयर किया है। बजट पर तकरार, विपक्ष का प्रहार। आज निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री ने किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख कर दी है, जो कि एक सराहनीय बजट है ये हमारे लिए। कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो कृषि को, यूथ को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कृषि के संबंध में। और इस बजट में मैं सराहना करता हूँ सरकार की। देश का बजट आया, महिला, किसान, मिडिल क्लास के लिए छप्पर फाड़ तोहफे लाया। बजट को लेकर लोगों की मिली जुली राय है, लेकिन सियासत में घमासान मच गया है। बीजेपी का कहना है कि बजट जनहितैषी और उम्मीदों को पूरा करने वाला है। उधर कांग्रेस का आरोप यह है कि इस बजट में गरीब और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। महंगाई से परेशान है और महंगाई से ज्यादा परेशान इसलिए है कि उनकी आय नहीं बढ़ रही। उसका कोई प्रयास सरकार ने नहीं किया। आखिर देश का बजट कितना हिट है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो बजट पर जनता की राय भी मिली जुली है। कोई खुश है, कोई नाखुश है। विपक्ष बजट से पूरी तरह संतुष्ट है। विपक्ष का आरोप यह कि महंगाई पर कोई बड़ा ऐलान किया नहीं गया। बजट पर क्या कुछ है राय, उस पर तो चर्चा करेंगे। बजट पर जो बारीक नजर रखते हैं, जो फाइनेंस को, जो इकोनॉमी को समझते हैं, उनसे उन बारीक लकीर, बारीक रेशों को खींचेंगे। लेकिन पहले सवाल जान लीजिए, क्या कुछ सवाल है। सवाल बतेरे होंगे, मोटा मोटी जान लीजिए। देश का बजट आखिर कितना हिट है? विपक्ष असंतुष्ट है तो कमी क्या रह गई है? बढ़ती महंगाई से कितनी राहत मिलेगी? यही तो सबसे बड़ा सवाल बना रहता है हमेशा। बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उससे आपका तारुफ करवा देते हैं। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत। भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत मेहता साहब, आप फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, उनका भी बहुत स्वागत। कोशिश एग्रीकल्चर सेक्टर से भी कोई हमारे साथ जुड़े, उनके लिए हम इंतजार भी करेंगे। और मनीष गुप्ता साहब, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सिलसिला अब शुरू करते हैं। तो पूछना तो वैसे नेहा जी से चाहिए, पर भूपेंद्र जी से शुरुआत करेंगे। भूपेंद्र जी, नाराजगी, नाखुशी किस बात को लेकर? जी प्लीज। भारत का जो बजट होता है वो भारत की जनता के लिए होता है। और जिन 81 करोड़ लोगों को श्रीमान मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो के झोले पर निर्भर कर रखा है, इस बजट में उनके लिए क्या स्थान है? ये 81 करोड़ लोग देश की 60% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। आज जो है देश में बेरोजगारों की जबरदस्त हालात खराब हैं। ठीक। और बेरोजगारों के लिए इस बजट में क्या प्रावधान है, जरा ये भी हमें सब जो है बताएंगे। आज महंगाई के लिए यहाँ पर क्या प्रोविजन है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्रोविजन है? आज मध्य भारत सरकार खुद ये मान रही है कि जो उनका ग्रोथ इंजन है वो पीछे सरक कर आ गया है।
6.8 की बात करते करते आज 6.3 की बात कर रहे हैं, और जो है कल तक जो है दावे कर रहे थे कि हम 8% की ग्रोथ के साथ देश में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। तो ये 6.3 पे कैसे आ रहा है जी। और जो बातें आज सरकार कर रही है एक जुमलों के रूप में, वो तो जो है उनके आर्थिक सर्वेक्षण के एकदम उलट है। 17% पर देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहुंच गया है। रोजगार कहां से पैदा होंगे? रोजगार पैदा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ देनी पड़ेगी। ठीक। पूरी की पूरी सरकार आज निर्भर है किस पर? आज निर्भर है केवल जो है सर्विस सेक्टर पर। और अगर रिट्रेंचमेंट आ गया जो ट्रंप की नीतियों के हिसाब से, जो ट्रंप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो है भारत की जो है पूरी अर्थव्यवस्था धूल दूसरित हो जाएगी। ठीक ठीक। मैं आऊंगा जो है मैं आपसे कहना चाहता हूं जी। चलिए एक रिएक्शन ले लिया जाए। एक छोटी सी चीज और बोलना चाह रहा हूं। हाँ बोलिए, कंटिन्यू प्लीज। एक छोटी सी चीज, बस एक सेकंड लेंगे। देश के अंदर जो पुरुषों की कमाई है वो 9,454 रुपए थी 2017-18 में, आज घट के 8,591 रुपया हो गई है। जो महिलाओं की मासिक कमाई 4,338 थी वो घट के 2,950 हो गई है। ठीक। कंपनियों का मुनाफा 22.3% बढ़ गया है और रोजगार में मात्र 1.5% की वृद्धि हुई है। ये हालात है देश में। और आपके पॉइंट्स पे ले लिए, थोड़ा क्विक रिएक्शन लेंगे। नेहा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक क्विक रिएक्शन आपका, जो कुछ भी भूपेंद्र जी ने कहा है। एक जो महती बात उन्होंने कही है, 6.8 पर जीडीपी और आरबीआई का अनुमान इससे भी नीचे था। बाहर के इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो आप लोग कहेंगे पता नहीं कहां के आंकड़े हैं ये। नेहा जी प्लीज। कुछ तकनीकी दिक्कत है, नेहा जी की आवाज थोड़ा आवाज उन तक पहुंच जाए, आप कोशिश करिए। विजय सरदाना साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सरदाना सर का भी बहुत बहुत स्वागत। इन सब के बीच मनीष सर आपके पास में आना चाह रहा हूं। पूरा एक तरह से ऐसा लगा कि आज की जो चर्चाएं हैं या ये जो बजट है टैक्स के इर्द गिर्द ज्यादा नजर आया, उसी को लेकर ज्यादा चर्चा हुई। क्या वाकई ये एक बूस्टर लग रहा है आपको मनीष सर? ये बूस्टर लग नहीं रहा, बूस्टर है। दरअसल क्या है कि जब से इनडायरेक्ट टैक्सेशन के प्रोविजंस बजट से आउट हुए हैं, आम जनता ने बजट को बहुत ध्यान से देखना बंद कर दिया है। हाँ। और सब लोग बजट में अपना अपना देखते हैं। हाँ। अब जैसे ही बजट में सबसे अंत में यह प्रपोजल आया कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, सब लोग खुश। अब खुश होना भी चाहिए भाई, एक बहुत बड़ा ये इनकम टैक्स की हिस्ट्री में 1961 से लेके आज तक इतना मतलब 7 लाख तक फ्री और 5 लाख यानी 70-80% आपकी इनकम बढ़ा दो और कोई टैक्स ना लगे, इतना शानदार प्रोविजन कभी रहा ही नहीं। तो दरअसल सरकार ने जनता को तो दे दिया, लेकिन लोग और विपक्षी दल और हम लोग ये नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे कि इसको देने के पीछे सरकार के अंतर्निहित उद्देश्य क्या है। तो मैं समझू पहला उद्देश्य तो यह है कि जनता को एक तात्कालिक तौर पर राहत देना, क्योंकि लगातार कई सालों से मोदी सरकार मध्य वर्ग को इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दे रही थी, हमेशा कड़वी गोली दे रही थी। हाँ। और डांट लगा रही थी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करो। धीरे धीरे अब वो स्थिति आ गई थी कि ये जो है मध्य वर्ग भी बेताब था। इस बार उम्मीद कर रहा था 10 लाख तो कम से कम होगा, तो उम्मीद से आगे बढ़ते हुए 12 लाख की टैक्स छूट जी जी। पुराने टैक्स रिजिम वाले जो है वो क्या ये माने कि गोली दे दी गई है या लगभग? पुराना टैक्स रिजिम तो खत्म ही हो गया समझो, वो इट इज एग्जिस्टिंग गुड फॉर नथिंग। अब समझिए सरकार इसमें कर क्या रही है। मोदी सरकार इसमें क्या कर रही है कि जैसे ही इतना लाखों करोड़ रुपए का इंपैक्ट जब इंडियन जो मिडिल क्लास के पास आएगा, तो वो सबसे पहले अपनी जरूरतें जो पेंडिंग चीजें हैं, लाइफस्टाइल के खर्चे उन्हें करेंगे। किसी ने मोबाइल खरीदा, किसी ने बाइक खरीदा, किसी ने घड़ी खरीदी, किसी ने कपड़े खरीदे, किसी ने पार्टी करी, किसी ने बेटी की शादी में लगाई। ठीक। ये पैसा जब जहां खर्च किया वहां पहुंचा, वहां से दूसरे हैंड में मैन्युफैक्चरर के पास, उनके एम्प्लॉय के पास, और अल्टीमेटली हर मूवमेंट पे इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हो रहा है और वो देश के पास जा रहा है। अगर सरकार निर्मला दीदी 1 लाख करोड़ का फॉरवर्ड कर रही है कैश इनफ्लो, तो बदले में 1 लाख से 10% ज्यादा का ही कैश इनफ्लो होगा जीएसटी की फॉर्म में। और बदले में क्या होगा, सरकार ने क्या कन्वर्ट कर दिया कि जो आपकी कैश की इकोनॉमी है वो कन्वर्ट हो गया चेक की इकोनॉमी में आ गई, बैंकिंग रिकॉर्ड में आ गया। उससे क्या हमारा डेटा कैप्चर होने लग गया, तो हमारा जीडीपी एकदम से जंप करेगा।
हमारे अंदर कैपेबिलिटी थी बट वो कैप्चर नहीं हो रही थी। जीडीपी को लेकर एक सवाल रहेगा, मैं आऊंगा आपके पास। और रजत मेहता साहब, एक सवाल और, तकरीबन 1 लाख करोड़ का घाटा अगर इस पूरे टैक्सेशन को देखा जाए, कहां इसे सरकार कवर अप करने वाली है? या जैसे अभी गुप्ता सर बोल रहे हैं कि जाना तो वो उन्हीं की जेब में है, इस जेब से जाए इस जेब से जाए, जाना वही है, जाएंगे 8,000 की शॉपिंग हो गई, लीजिए वहां से जीएसटी पहुंच गई। क्या ऐसे कुछ मैनेज किया जा रहा है? ऐसे गोल चक्कर चल रहा है सर? आज एक ऐतिहासिक बजट था। आई थिंक जो एंड में टैक्स स्लैब जो उन्होंने 12 लाख तक की छूट दी है, आई थिंक मीडियम क्लास और जो मिडिल क्लास का जो एक पेन बहुत समय से सरकार को 6-7 साल से जो एक अनदेखा हो रहा था, ऐसा एक स्ट्रीट पे जो अनुमान था, वो आज सरकार ने एक बहुत ऐतिहासिक स्टेप लिया है। उसके कारण इन्वेस्टमेंट में बहुत बढ़ोतरी आएगी, सेविंग्स में बहुत बढ़ोतरी आएगी और कंजम्पशन का उसमें बहुत बढ़ोतरी आएगी। और कंजम्पशन होगा तो जीएसटी मिलेगा। तो आई थिंक मैथमेटिक्स तो वही है कि एक जगह थोड़ा रिलीफ मिल गया और वो रिलीफ छोटा नहीं है। आई थिंक इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट रिलीफ एंड आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा स्टेप लिया है। आई थिंक इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और एक जो प्रेशर है मिडिल क्लास पे, लोअर मिडिल क्लास पे, तो ऐसा तो नहीं स्टार टीएनसी अप्लाई भी लिखा हुआ है इसमें? आई थिंक आज बजट के बाद काफी डिस्कशन होते हैं, काफी उसकी पूरी चेकिंग होती है और सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। तो आई थिंक इट्स मोर क्लियर, उस पे और कोई स्टार्स नहीं है जी। आई थिंक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अच्छा कंजम्पशन ड्रिवन बजट था एंड आई थिंक दैट्स व्हाट दे हैव डन। हालांकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भाई स्लैब और भी चल रहे हैं, 4 लाख वाला स्लैब चल रहा, 8 लाख वाला, फिर बाद में क्लियर हुआ कि वो 87A का जो रिबेट होता है उसमें सरकार उसे माफ करेगी, कुछ इस तरह की बात है। मैं समझूंगा ऐसे, मनीष सर आपसे समझूंगा, लेकिन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट विजय सर भी हमारे साथ जुड़े हुए। सरदाना सर, एक सवाल, खेती को लेकर लंबे अरसे से ऐसी स्थितियां हैं, कहीं आंदोलन चल रहे हैं, कहीं कोई नाराजगी है, अलग अलग स्थितियां हैं। पंजाब का किसान फॉर्च्यूनर से घूम लेता है, हमारे मध्य प्रदेश के किसान का लहसुन अगर बिक नहीं पाया तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, वो टमाटर उसके बर्बाद हो जाएंगे। इन सब के बीच आज जो एग्रीकल्चर को लेकर किया गया, वो आपको कैसे, वो क्या लग रहा है आपको? जी सरदाना सर। देखिए, सबसे पहले आपको सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, एग्रीकल्चर भारत का फोकस है और एग्रीकल्चर भारत में इकोनॉमी से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी। हाँ, हम सिर्फ एग्रीकल्चर के पॉलिटिकल मतलब निकालते हैं, इकोनॉमिक मतलब कम निकालते हैं। ठीक। सवाल आज इस बात का है कि भारत सरकार ने जो घोषणाएं करी हैं उससे क्या होना। नीयत अच्छी है, देखिए जो सरकार ने कहा है वो नीयत अच्छी है। मेरा सवाल नीयत को लेकर नहीं है, मेरा सवाल एग्जीक्यूशन को लेकर। हाँ, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूं जी। भारत सरकार ने 2 साल पहले ऑयल सीड मिशन लॉन्च किया था कि हम ऑयल सीड बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भरता की तरफ जाएंगे। आप पुराने बजट उठा के देख लीजिए। ठीक। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे आप उठा के देखिए, सबसे कम अगर कहीं ग्रोथ है तो वो है ऑयल सीड। जहां पे सरकार का मिशन है वही सेक्टर सबसे कम ग्रो कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है 1.9% ग्रोथ। जहां पे सरकार का दखल नहीं है वहां की ग्रोथ ऑयल सीड से काफी ज्यादा है। सवाल अब इस बात का यह आता है कि सरकार अगर मिशन लेके चलती है तो वहां रिजल्ट क्यों नहीं आता? यह मुद्दा अपने आप में पहले बात। ठीक। दूसरा मुद्दा, आपने कहा कि साहब हम एग्रीकल्चर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में क्रेडिट बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लीजिए। ठीक है। पिछले 4 साल से ज्यादातर क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी स्टेगनेंट है, ग्रोथ नहीं है। हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑलमोस्ट स्टैटिक है, ग्रोथ नहीं है। तो ये जो बढ़ा हुआ पैसा है ये कहां जाता है? इसका रिजल्ट ग्राउंड पे क्यों नहीं दिखता? ठीक है। क्या ये जो दिखाया जा रहा है इसका अगर असर एग्रीकल्चर में नहीं हो रहा है? अब हम एग्रीकल्चर के अंदर देखिए, समस्या मेरे को इस बजट में क्या दिख रही है। हाँ। आप किसान के लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी। हाँ। एग्रीकल्चर से और खर्चे बढ़ा दिए और पैसा दे दिया, लेकिन आपने किसान को टेक्नोलॉजी नहीं दी। तो वो क्या करेगा? वो पुराने आउटडेटेड बीज, आउटडेटेड पेस्टिसाइड, आउटडेटेड तरीके से काम करेगा। प्रोडक्टिविटी उसकी कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी ज्यादा होगी, उसको और घाटा होगा। ठीक है।
सवाल इस बात का ये है कि जब आप पैसा दे रहे हो तो पैसे के साथ आप नॉलेज क्यों नहीं दे रहे हो कि इस पैसे का सही उपयोग कैसे हो, उसके लिए टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दे रहे हो ताकि उस पैसे से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़े। ठीक है, यही कारण है कि आपके यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि आबादी बढ़ी है, फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। तो सवाल इसलिए मेरे लिए चिंता की बात है कि एग्रीकल्चर में नीयत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन जब तक राज्य सरकारें और केंद्र सरकार टारगेट फिक्स नहीं करेगी, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी और मंथली रिवीजन नहीं होगा, किसानों को नई तकनीक नहीं मिलेगी, किसानों को एक्सटेंशन सर्विस नहीं मिलेगी, जब तक एपीएमसी मंडी में बिचौलिए हावी रहेंगे, जब तक एपीएमसी मंडियों पे किसान का कब्जा नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान के किसान का भला। नेहा जी, किसान के एंगल से मैं सर रोक रहा हूं आपको। नेहा जी, किसान के एंगल से एक आपका जवाब हो जाए, फिर मेरा एक और सवाल रहेगा, थोड़ा देर हो गई आपसे बात होने में। जी प्लीज। ललित जी, मुझे नहीं पता आपको आवाज आ रही है कि नहीं। जी आ रही है, प्लीज। कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, पर ये जो बजट है वो डेमोग्राफी और डिमांड का बजट है, और जिस तरीके से भी किसानों की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि चाहे धन धान्य कृषि योजना हो, चाहे सुविधा केंद्र बनाने की बात हो, या किसानों के लिए अच्छी गुणवत्ता टेक्नोलॉजी की बात हो, उसके लिए किसान एप्लीकेशन भी बनाया गया, और डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। ये वही सरकार है जिसने किसानों को सशक्त करने के लिए आर्थिक तौर पर किसान सम्मान निधि देने का निर्णय लिया था, जिसमें और 4,000 रुपए जोड़कर मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उनको आगे बढ़ाया है। हालांकि आज ये देश का बजट है, और इसीलिए हम लगातार देखते हैं कि चाहे फ्रूट का कंजम्पशन हो, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, उसकी ओर जोर है। और विभिन्न प्रकार के जो अनाज हैं उस पर भी हमने देखा कि आज अहम निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया है। मुझे लगता है कि आज तो ये मिडिल क्लास का भी दिन है, आज ये नारी का भी दिन है, आज ये किसान का भी दिन है, आज ये गरीब का भी दिन है, क्योंकि इसी भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बेसिक एम्यूनिटी से शुरू करके स्वच्छ भारत के तहत चाहे शौचालय बनाने की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ कवरेज की बात हो, आज तो जो जानलेवा बीमारियां हैं कैंसर जैसी, उसमें भी कर मुक्त करने का काम किया है। और जो स्लैब है वो हम देख रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक का जो है वो रिबेट है। अभी भूपेंद्र जी इतना कुछ कह रहे थे, इतना कुछ याद दिला रहे थे, मुझे लगता है कि 70-75 साल रहने के बाद 2005 में 1 लाख रुपए की रिबेट, 2012 में 2 लाख, 2014 में जो है वो 2.5 लाख से जो शुरू हुई, 19 में 5 लाख की, 23 में 7 की, और अब 25 में 12 लाख हुई। इतने कर्ज के बाद एक सवाल उनका था, पुरुषों की आय 9,454 से 8,591, महिलाओं की आय 4,338 से 2,950। एक दूसरा पॉइंट, अच्छा पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करेंगे नेहा जी मजा आ जाएगा। दूसरा कि जीडीपी को लेकर 6.8 के पार, आरबीआई कुछ और कह रहा है। अब मैं आईएमएफ की बात करूंगा तो फिर आप लोग नाराज हो जाते हैं कि पता नहीं कौन से वो आंकड़े। खैर, आईएमएफ तारीफ भी करता है कभी कभी। नेहा जी, ये विरोधाभास क्यों है? नहीं, अच्छा है जीडीपी की अच्छा है जब जीडीपी की आप बात कर रहे हैं तो, क्योंकि आज भारत की जीडीपी क्या है 8.7%, वहीं अमेरिका की क्या है 4.4%, यूरोप की क्या है 3.6%, और खुद यूएन की जो रिपोर्ट आई है ललित जी, वो बता रही है कि 27.1 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। 12% जो गरीब है वो बाहर आया है गरीबी रेखा से। गरीबी बचाओ का, गरीबी हटाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही, बल्कि धरातल पर जाकर उनकी जो बेसिक इम्यूनिटी है, चाहे 5 किलो उनको अनाज उपलब्ध कराना हो, चाहे हेल्थ कवरेज देने की बात हो, चाहे 70 साल के बुजुर्गों को हेल्थ कवरेज से जोड़ने की बात हो, ये तमाम सारी चीजें जो है ये वाकई में जीवन। अब भूपेंद्र जी का जवाब लेंगे। भूपेंद्र जी प्लीज। रटा जवाब है, और पेसिमिस्टिक ऑपोजिशन है तो खतरनाक शब्द चुन के ले आती हैं आप, मतलब नहीं सकते। जी भूपेंद्र जी प्लीज। शांति नहीं कर पा रहे मैडम। भूपेंद्र जी प्लीज। नेहा जी ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। हाँ, बात आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही भूपेंद्र जी आ रही है। हाँ, नेहा जी ने बड़ी बड़ी बातें करी हैं, और उन बड़ी बड़ी बातों में उन्होंने कहा कि 70 साल में हम 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख। इनको इकोनॉमिक्स समझती नहीं होगी, इसलिए ये समझ नहीं सकती कि टाइम जो है टाइम क्लॉक के हिसाब से, जब जिस देश की जो है ग्रोथ ये निरंतर फैक्टर होता है,
और सुन लीजिए, आप अभी बात सुन लीजिए। हाँ, बोलिए विद्वान भूपेन तो जी, आप प्लीज। बहुत विदुषी हैं, बहन है मेरी छोटी, लेकिन सुनिए जरा उसको। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 81 करोड़ लोगों के लिए क्या प्रोविजन है इस बजट, रोजगार के लिए क्या प्रोविजन है इस बजट, और जो है जीएसटी के रिड्रेसल के लिए क्या बजट है। ये सरकार ने खुद अपनी रिपोर्ट में माना है कि उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपया जो है क्रूड ऑयल की कीमत, स्टार्टअप के लिए लोन जा रहे हैं, एमएसएमई के लोन जा रहे हैं। बीच में मत बोलिए जी, आप बीच में मत बोलिए, कुछ नहीं आपको मालूम है। ठीक, सुनिए आप पहले, फिर बात करिए। मैंने आपको ध्यान से सुना है। 3 लाख करोड़ रुपया सरकार ने जो है क्रूड ऑयल की कीमत घटने से कमाया है। कंज्यूमर को क्या लौटाया है? कंज्यूमर से तो आप कह रहे थे कि हम जो है मार्केट इकोनॉमी से चल रहे हैं, मार्केट में जो रेट तय होता है। आज जो इन्फ्लेशन की समस्या है, महंगाई की समस्या है, क्यों है? क्योंकि हमने परिवहन की कॉस्ट बढ़ा रखी है, हमने अब मैं आपको रोक रहा हूं। बढ़ा रखी है। अब मैं आपको आज रोक जो रहा है हूं। इसमें मनीष सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक प्लीज। मिनट, क्यों भूपेन जी, आपने किसी को नहीं कम रोका, कम मुझे कम क्यों कम। रोक रहे हैं आप? मनीष जी, क्यों रोक रहे हैं? भूपेन जी, बताइए कम आप। कम प्लीज। मनीष सर, बहुत शॉर्ट तौर पर किसी भी आप बात राज्य नहीं किसी करने भी- दे रहे हैं। आप इसका जवाब दीजिए। आज हम 17% मैन्युफैक्चरिंग में डले हुए हैं। कैसे डले हुए हैं? क्या देश में ऐसी हालत थी? आज जो है हम जो है किस बात पर निर्भर हैं? आज अगर जो है $1 को उसने धीरे से हिलाया ट्रंप ने, आपकी पूरी इकोनॉमी धराशायी हो गई। डॉलर वाला सवाल, डॉलर वाला सवाल, नेहा जी, 95% जो है नेहा जी, मुनाफा घटा है। डॉलर वाला सवाल, कहाँ की बातें कर रहे हैं? डॉलर और रोजगार, ये जो है ये देश को जुमले मत बांटिए। डॉलर और रोजगार, ये बड़ी चुनौती थी। कितने लोग इस देश में? अब ये भूपेन जी 12 सुन लाख लेते हैं ना। इनकम नेहा जी, वाले प्लीज। कितने लोग हैं जिनका झुंझुना आप बजा रहे हैं? अब सुन लीजिए। आज जो पूरा आपने सर्विस पर्याप्त बोला सेक्टर है, 3.5 प्लीज। लाख से 5 नेहा जी, लाख में सिमटा हुआ है। आप डॉलर 12 का लाख की प्राइस, भागी दिखा रहे हैं लोगों को। नेहा जी, डॉलर का प्राइस और रोजगार, इसको लेकर क्या है? आज्ञा हो तो हाँ बोलिए नेहा जी। देखिए ललित जी, देखिए जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि 75 साल में 74 के आसपास इन्होंने एयरपोर्ट बनाए थे, वही 9 साल में उससे अधिक मोदी जी की सरकार ने बनाए। क्या रोजगार उससे डेवलप नहीं हुआ है? आज चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, क्या उसमें रोजगार उपलब्ध नहीं हुए हैं? आज स्किलिंग के लिए ITI खोले जा रहे हैं, क्या उससे रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं? आज इन्वेस्टर समिट भागवार होने लगी है, क्या उससे रोजगार नहीं आ रहे हैं? मनीष सर प्लीज। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या मिला, क्या किसको क्या मिला। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या MSME को आपने लोन ऑफर कर दिया और उसमें गारंटी भी दे दी, और क्या कर सकता है सरकार? पैसे दे सकती है, कंप्लायंस में हेल्प कर सकती है। अब TDS के हटने से क्या कंप्लायंस कम हुई? कैसे पहुंचा? देखिए, अभी आप बीच में बोल रहे हैं, गुप्ता जी। मैं आप सभी को रोक रहा हूँ। बोल रहा हूँ इसलिए कि आप सही जवाब दीजिए। सेक्टर, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी, और 29% से हम 17% पे कैसे पहुंचे, इसका जवाब दीजिए। नहीं, आई थिंक गवर्नमेंट का एक बैलेंस्ड अप्रोच रहा है पूरे बजट को लेके, और जो गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया है वो काफी एकदम फॉरवर्ड लुकिंग, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। सो आई डोंट थिंक इतना इस बजट को हमको डाइसेक्ट करना चाहिए। आई थिंक बहुत ही एकदम बैलेंस्ड बजट था। दे आर मैनेजिंग फिस्कल प्रूडेंस along with capital expenditure, along with consumption. I think government is focused on all three important things. They have to invest in the economy by capital expenditure. They are doing that. They have to work on consumption. They have done a phenomenal job with the tax rebate that they have done. मैं आपको रोक रहा हूं सर। विजय सर, लास्ट कमेंट एग्रीकल्चर के लिहाज से 30 सेकंड्स में प्लीज। देखिए, मेरे को बजट एलोकेशन और सरकार की एग्रीकल्चर में कौन सा टैक्स घटा है? आपको एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना होगा। सरकार को अपने प्रोग्राम्स की बेंचमार्किंग करनी होगी कि जो आप चाह रहे हैं वो हो रहा है या नहीं। आपको मंथली रिव्यू करना होगा हर स्टेट का और हर डिपार्टमेंट का। ठीक, सिर्फ घोषणा करके बजट एलोकेशन करने से वो नहीं होगा जो सरकार चाहती है। जो आप कह रहे थे शुरुआत में भी, आपने कहा कि नियत बहुत अच्छी हो सकती है, बात एग्जीक्यूशन की है। वक्त इतना ही था, कोशिश पूरी हुई सभी से बात करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। बहुत बारीक चीज दरअसल ये बजट होती है, और यही वजह है कि धीरे धीरे और भी ज्यादा स्थितियां साफ होंगी। ऐसा भी नहीं है कि चुनौतियां बहुत सारी थी और सारी सुलझा ली गई हो। चुनौतियां अभी भी अधूरी हैं। ऐसी भी योजनाओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो पिछले भाषण में थी, पिछले बयानों में थी, पिछले बजट भाषण में थी, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं हट गई। इसी बात को लेकर सरदाना सर भी बोल रहे हैं कि ऐलान होना और ऐलान का इंप्लीमेंटेशन हो जाना, ये दो अलग अलग चीजें। ये बात वैसी है कि बयान होना और बजट की कॉपी सामने आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।